शार्क ने सिर्फ पहले दिन उस पर हाथ उठाया था, उसके बाद उसने कभी से छुआ तक नहीं था। वो सूख कर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। इस हालत में अगर उसके बीवी बच्चे भी उसे देख लेते तो पहचान ना पाते। शार्क सिर्फ उसी की वजह से जेल में तड़पा था और अब वो उसे सिसका सिसका कर मारना चाहता था। छांगा अब शार्क पर पूरी तरह एतमाद करने लगा था। वो कारोबारी हलकों में जहां भी जाता शार्क को साथ ही ले जाता। शार्क अब उसके नायब की हैसियत से मशहूर हो गया था। शार्क के गिरोह के कुछ साथी भी उसे पसंद करने लगे थे और कुछ उससे जलने भी लगे थे। जो लोग शार्क से खार खाने लगे थे उनमें जीरा भी शामिल था। जिला उस मामले में एक लिहाज से हक बजानिब था कि शार्क के आने से पहले वो छांगा का खास समझा जाता था। लेकिन जैसे जैसे शार्क के कदम जमते रहे वैसे वैसे ही जीरा की अहमियत कम होती जा रही थी। शार्क की सूरत-ए-हाल से पूरी तरह वाकिफ था, लेकिन वो बड़ी हिकमत अमली से काम ले रहा था। वो जीरे को उस गिरोह से अलग करना चाह रहा था, लेकिन इस तरह के वो छांगा से अलग होकर उसके मुकाबले पर आ जाए और वो दोनों आपस में भिड़ जाए। उसके लिए शार्क ने एक मंसूबा बना रखा था और उस पर अमल करने के लिए मौके की ताक में था। उसके साथ ही शार्क ने अपने बचाव का भी बंदोबस्त कर रखा था। उसने सुहेल, मरियम और रबिया से अपना ताल्लुक छांगा और उसके आदमियों से खुफिया ही रखा था। वो सुहेल के रेस्टोरेंट जाता और घर जाता तो इस बात का बहुत ख्याल रखता था कि उसका ताकुब न किया जा रहा हो। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से सुहेल या मरियम वगैरह को किसी परेशानी का सामना करना पड़े। और यही सब कुछ सोचते उसने चुबरजी के करीब एक मकान किराए पर ले रखा था जहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद थी। यहाँ आमतौर पर वो शाम का अंधेरा फैलने के बाद ही आता और मकान से निकलता भी शाम के अंधेरे ही में था। पड़ोसियों की उससे कभी मुलाकात नहीं हुई थी। उसके मकान के बारे में किसी को भी इल्म नहीं था। उसने बड़ी राजदारी से मकान के अंदर कुछ तब्दीलियां भी करवा ली थी। जीरे जिस जिले में शार्क जिस मौके की तलाश में था, बिलादर वो मौका उसे मिली किया। जीरा उस रात बागबानपुरा के निक्के पहलवान के लिए माल लेकर गया था। छांगा के कुछ गाहक ऐसे भी थे जिन्हें छांगा के आदमी खुद माल पहुंचाते थे। निक्का पहलवान भी उनमें से एक था। निक्के पहलवान का अड्डा भी बागबानपुरा ही में तांगू का एक तबीला था। सीनपुरा से बागबानपुरा की तरफ जाने वाली सड़क खाकनवाद रोड पर एक तरफ छोटा सा कब्रिस्तान था और उसके सामने दुकानें थी। तांगू का वो तबीला भी उन्हीं दुकानों के बीच में था। उसका दाखिली दरवाजा हवेली नुमा गेट की तरह था। लकड़ी का एक बारी फाटक भी था, लेकिन वो फाटक हमेशा खुला रहता था। उसकी चूल्हों में और उसके सामने इतनी मिट्टी जम चुकी थी कि फाटक के बारी दरवाजों को उनकी जगह से हिलाना मुमकिन नहीं रहा था। फाटक के अंदर बहुत वसी और अरीज अहाता था, जिसके आखिर में 3-4 रिहायशी कमरे थे। किसी जमाने में उस आते में पहलवानी अखाड़ा हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे कश्ती में लोगों की दिलचस्पी कम होती चली गई, यह अखाड़ा भी वीरान होता चला गया था। पहलवानों ने भी कुश्ती छोड़कर 2-3 तांगे बनवा लिए जिन्हें वो किराए पर दिया करता था। अब उसके पास 15-16 तांगे थे। ये तांगे भी छांगे की तरह उसके असल कारोबार की आड़ थे। उसका असल काम तो मुंशियात फरोशी था। पहले वो कुश्ती सिखाकर नौजवानों की जान बनाया करता था और अब वो उनके खून में हीरोइन का जहर घोलकर उनकी जान जला रहा था। निक्का पहलवान हफ्ता 10 दिन में सिर्फ एक मर्तबा छांगे ही से माल लेता था। वो ये माल उसे खुद ही छांगा का कोई आदमी पहुंचाया करता था। एक मर्तबा शार्क भी ये खिदमत अंजाम दे चुका था। वैसे आमतौर पर ऐसे गाहकों को माल पहुंचाने और रकम वसूल करने की जिम्मेदारी जीरा के ही सुपुर्द थी। उस रात भी जीरा निक्के पहलवान के लिए माल लेकर जाने वाला था। माल देकर उसे तकरीबन 2 लाख की रकम भी वसूल करनी थी। शार्क को प्रोग्राम का इल्म हो गया था, इसलिए वो जीरा से तकरीबन आधा घंटा पहले वहां से निकल गया था। उसे जिस मौके की तलाश थी वो उसे मिल ही गया था। जिस वक्त शार्क सिमपुरा की सड़क पर घाटी के करीब रिक्शा से उतरा, उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। मोड़ पर चाय का छोटा सा रेस्टोरेंट खुला हुआ था। ये रेस्टोरेंट एक दुकान पर मुश्तमिल था। 2 दिन लकड़ी के बेंच अंदर बिछे हुए थे और 2 दिन बेंच नुमा मेजें और चंद कुर्सियां दुकान के सामने बिछी हुई थी। उन कुर्सियों पर 2-3 ग्राहक बैठे हुए थे। टेप रिकॉर्डर पर ऊंची आवाज में लता का गाना चल रहा था। शार्क रिक्शे से उतरकर सीधा आगे सिंहपुला की तरफ चला गया और तकरीबन 100 गज आगे जाकर दाईं तरफ की गली में मुड़ गया। उस गली में दाईं तरफ चंद मकानों के बाद कब्रिस्तान शुरू हो जाता था। उसी कब्रिस्तान की दूसरी दीवार हकनवाज रोड की तरफ थी। शार्क कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। कब्रिस्तान में तारीकी और सन्नाटा था। इक्का दुक्का दरख्त भी थे जिनसे माहौल कुछ और वहशतनाक हो गया था। दिन के वक्त उस कब्रिस्तान में लोगों की आमदोरफ्त रहती थी, लेकिन रात को कोई भी यहाँ आने की जुर्रत नहीं करता था। शार्क दरख्तों और कब्रों की आड़ लेता हुआ बाजार की सिमत वाली दीवार के करीब पहुंच गया। दीवार के साथ ही बाहर की तरफ तकरीबन 3 फुट चौड़ा दंदा नाला था। कब्रिस्तान वाली साइड पर कोई दुकान वगैरह नहीं थी। अलबत्ता सड़क की दूसरी तरफ 2 दुकानें थी जो इस वक्त बंद पड़ी थी। उस सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स तो मौजूद थी, लेकिन किसी खंबे पर कोई बल्ब नहीं जल रहा था, जिसकी वजह से सड़क का वो हिस्सा तारीकी में डूबा हुआ था।
दाईं तरफ तकरीबन 100 गज के फासले पर मोड़ पर वाक़ई चाय की दुकान थी, जिसके करीब शार्क रिक्शे से उतरा था। बाईं तरफ जरा आगे बाकायदा बाजार शुरू हो जाता था, मगर उस वक्त उस तरफ भी सन्नाटा था। कब्रिस्तान आबादी के बीच में था। उसके सामने वाले रुख पे ये वीरान सड़क थी और 3 अतराफ में मकान और गलियां। शार्क कब्रिस्तान की टूटी हुई दीवार के करीब उस जगह पर आकर रुक गया जहां सामने उस हाथे का फाटक था, जिसके अंदर मुतअद्दिद टांगे खड़े हुए थे और हाथे के आखिर में किसी कमरे की खिड़की से मदम सी रोशनी झलक रही थी। जिस जगह शार्क दीवार की आड़ में खड़ा था वहां बेरी का एक ऊंचा दरख्त भी था। उस दरख्त की वजह से उस जगह तारीकी कुछ और गहरी हो गई थी। शार्क दरख्त के नीचे दीवार की आड़ में खड़ा सड़क की तरफ देखता रहा। तकरीबन 5 मिनट बाद एक खाली तांगा हाथे के फाटक में दाखिल हुआ। शार्क ने एक और आदमी को भी फाटक के अंदर की तरफ कहीं से निकलते देखा। तांगा जरा आगे जाकर रुक गया और कोचवान नीचे उतरकर गोड़ी को खोलने लगा। शार्क को समझने में देर न लगी कि तांगा किराए पर लिया गया था और कोचवान अपनी दिहाड़ी पूरी करने के बाद तांगा वापस छोड़ने आया था। और वो दूसरा आदमी जो याते में किसी तरफ से बरामद हुआ था गालबन उस याते का मुहाफिज था और उसके पास किसी किस्म का असला भी मौजूद होगा। वो दोनों बातें करते रहे। उन दोनों की आवाजें यहाँ तक पहुंच रही थी लेकिन अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। 4 मिनट बाद कोचवान याते से एक तरफ चला गया। 12:30 बजे के लगभग एक रिक्शे की आवाज सुनकर शार्क ने चाय की दुकान वाले बोर्ड की तरफ देखा। रिक्शा उसी तरफ से आ रहा था। शार्क की नजरें रिक्शे पर मरकूज थी जो भी लाकर याते के फाटक के सामने आकर रुक गया। 2 आदमी नीचे उतरे और रिक्शा आगे चला गया। तारीकी होने के बावजूद शार्क ने कदो कामत और चाल से उन दोनों आदमियों को पहचान लिया। उनमें एक जीरा था और दूसरा शाकर। वो दोनों अहाते में दाखिल हो गए। अहाते के अंदर वो पुरिसरार मुहाफिज एक बार फिर सामने आ गया। जीरा और शाकर कुछ देर उस पुरिसरार मुहाफिज के पास रुके रहे और फिर आगे बढ़ गए। शार्क गहरी नजरों से अहाते की तरफ देख रहा था। उसने जेब से रुमाल निकालकर चेहरे पर बांध लिया और पिस्तौल भी उसके हाथ में आ गया। उसने जो मंसूबा बनाया था वो बेहद खतरनाक था। उसमें उसकी जान भी जा सकती थी और अगर जान बच भी जाए तो नाकामी की सूरत में उसका राज फाश हो सकता था। लेकिन उसने बहरहाल यह खतरा मोल लेने का फैसला कर ही लिया था, क्योंकि वो जो कुछ करना चाहता था उसके लिए इस किस्म का खतरा मोल लिए बगैर कोई चारा नहीं था। तकरीबन 20 मिनट बाद जीरा और शाकर इहाते से बाहर आ गए। सड़क पर खड़े होकर उन्होंने इधर उधर देखा। फिर जीरे की आवाज सुनाई दी। तुम्ही ने तो उसे कहा था कि आधे घंटे बाद आना। वो आगे जॉब पर चला गया होगा। चलो उस मोड़ पर चाय की दुकान पर बैठते हैं, आ जाएगा वो भी। ये शाकर की आवाज थी। वो भी चंद कदम ही आगे बढ़े थे कि शार्क कब्रिस्तान की दीवार कूदकर अचानक ही उनके सामने आ गया। एक नकाबपोश को अचानक इस तरह सामने देखकर वो दोनों किसी कदर बदहवास हो गए थे। रुक जाओ, शार्क ने उन दोनों को पिस्तौल की जद पर लेते हुए घुर्रा कर कहा। अपनी जगह से हरकत मत करना वरना गोली मार दूंगा। कौन हो तुम? शाकर खखलाया। तुम्हारी मौत, हाथ ऊपर उठा लो। शार्क ने तहमकाना लहजे में कहा। उसकी आवाज बदली हुई थी। और ये थैला मुझे दे दो। उसने जीरे के हाथ में पकड़े हुए कपड़े के थैले की तरफ हाथ बढ़ाया। नहीं, मैं ये थैला तुम्हें नहीं दे सकता। जीरा 2 कदम पीछे हट गया। शार्क ने आगे बढ़कर अचानक ही पिस्तौल की नाल उसके मुंह पर दे मारी। चोट रुखसार की हड्डी पर लगी थी। उसके मुंह से करा निकल गई। वो लड़खड़ाया। शार्क ने उसके हाथ से थैला झपट लिया। इसी दौरान वो एक लम्हे को शाकर की तरफ से गाफिल नहीं हुआ था। शाकर ने इस मौके से फायदा उठाते हुए शार्क की पिटली पर ठोकर मार दी। हड्डी पर लगने वाली चोट खासी तकलीफ दे थी। शार्क कराते हुए लड़खड़ाया, लेकिन उसने संभलने में देर नहीं लगाई। इसी दौरान जीरे को अपनी जेब से पिस्तौल निकालने का भी मौका मिल गया था। उसने गोली चला दी, लेकिन शार्क ने बड़ी फुर्ती से शाकर को गिरफ्त में लेकर आगे धकेल दिया था। गोली शाकर के पेट में लगी थी। उसके मुंह से निकलने वाली चीख बड़ी खौफनाक थी। शार्क ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए जीरे के पिस्तौल वाले हाथ पर ठोकर मार दी। पिस्तौल जीरे के हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। शार्क की दूसरी ठोकर जीरे के पेट पर लगी थी। वो चीख कर दौड़ा हो गया। फायर और चीखों की आवाज सुनकर हाथे में तोड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। शार्क को समझने में देर ना लगी कि वो निक्का पहलवान का मुहाफिज था जो दौड़ता हुआ बाहर आ रहा था। उसी लम्हे बाहर से रिक्शे की आवाज भी आई। शार्क के लिए वहां रुकना अब खतरे से खाली नहीं था। उसने कब्रिस्तान की तरफ दौड़ लगा दी। उसके हाथ में पिस्तौल था और दूसरे हाथ में थैला। वो कब्रिस्तान की शिकस्ता दीवार के करीब पहुंचा ही था कि पीछे से एक आवाज सुनाई दी। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। ये आते के मुहाफिज की आवाज थी। शार्क ने मुड़कर आवाज की सिमत फायर कर दिया। मकसद उन लोगों को अपने ताकुब से रोकना था। फायर करते ही उसने टूटी हुई दीवार पर चढ़कर कब्रिस्तान में छलांग लगा दी थी। ये के बाद दी के लिए 2 फायर हुए, मगर शार्क गोलियों से महफूज रहा। वो कब्रों में दौड़ता हुआ दाईं तरफ की दीवार के करीब पहुंच गया।
ये दीवार तकरीबन 6 फुट ऊंची थी, मगर शार्क उस पर चढ़ने और दूसरी तरफ कूदने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। वो दीवार से कूदकर दौड़ता हुआ गली में घुस गया। ये गली उसे दोबारा उसी सड़क पर ले आई थी। पहलवान वाला यात्रा बाईं तरफ तकरीबन 50 गज के फासले पर था। वहां 2 आदमी खड़े नजर आ रहे थे। रिक्शा आगे जाने की बजाय मुड़कर वापस जा चुका था। कब्रिस्तान में एक बार फिर फायर की आवाज सुनाई दी। शार्क को अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि जीरा और निक्का पहलवान का आदमी उसे कब्रिस्तान में तलाश कर रहे थे। शार्क चलने में गली के मोड़ पर दुकान की आड़ में खड़ा रहा, फिर आड़ से निकलकर सामने वाली गली की तरफ दौड़ा। वो रहा उस तरफ। एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी, उसके साथ ही फायर हुआ, मगर शार्क सामने वाली गली में दाखिल हो चुका था। उसे सड़क पर दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। वो भी रुकने की बजाय तंग और तारीक गलियों में दौड़ता रहा। कदमों की आवाज अब बहुत पीछे रहकर मालूम हो चुकी थी। शार्क उन गलियों में दौड़ता रहा। भूल भुलैयों की तरह ये गलियां खासी पुरपेश थी। शार्क को यह अंदेशा था कि किसी गली में उन लोगों से आमना सामना ना हो जाए। तकरीबन 10 मिनट बाद वो बर्फ खाने के साथ वाली गली से निकलकर जीटी रोड पर पहुंच गया। बर्फ खाने के सामने मेहर होटल था। बर्फ खाने के सामने मेहरदा होटल था। अगरचे 1 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका था, मगर होटल खुला हुआ था। होटल के सामने कुर्सियों पर 5-6 आदमी बैठे हुए थे। 5 सिगरेट का कैबिन भी खुला हुआ था और एक तांगा भी सड़क के किनारे पर खड़ा था। शार्क सड़क पर आने की बजाय इमारतों की तारीकी ही आड़ लेता हुआ बाईं तरफ चला गया। उसने चेहरे से रुमाल हटा लिया और पिस्तौल भी जेब में डाल लिया था। होटल से जरा आगे टेलीफोन एक्सचेंज की बिल्डिंग थी। काफी आगे जाकर शार्क सड़क पार करके टेलीफोन एक्सचेंज वाली बिल्डिंग की साथ वाली गली में दाखिल हो गया। कुछ ही देर बाद वो अपने मकान के सामने खड़ा था। उस वक्त यही उसके लिए महफूज तरीन पनाहगाह थी। उसने इधर उधर देखते हुए गाल बैल का बटन दबा दिया। दूसरी मर्तबा घंटी बजाने के बाद दरवाजा खुला। वो शायद था जो शार्क को देखकर कुछ हैरान भी हुआ था। शायद सोते में से उठा था। मरियम और रजिया भी सो चुकी थी, मगर घंटी की आवाज सुनकर मरियम जाग गई थी। शार्क पुत्र, वो शार्क को देखते हुए बोली, इस वक्त कहां से आ रहे हो? फैसलाबाद से आ रहा हूं माँ जी, शार्क ने जवाब दिया। मैं तो 11 बजे पहुंच जाता, मगर ट्रेन लेट हो गई थी। मेरी वजह से आपकी नींद भी खराब हुई। तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे किसी अजनबी के घर में आ रहे हो, मरियम ने कहा, जो चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली थी। खाना खाया है या नहीं? खाना तो खा चुका हूँ माँ जी, चाय पीऊंगा। शार्क ने कहा, आप जाकर सो जाइए, शायद बना कर दे जाएगा। नहीं बेटा, चाय मैं बना देती हूँ, मरियम कहती हुई बावर्ची खाने की तरफ चली गई। शार्क अपने कमरे में आ गया। शायद भी मरियम के साथ बावर्ची खाने में चला गया था। शार्क दरवाजा बंद करके कपड़े तब्दील करने लगा। जीरा से छीने हुए कपड़े का थैला उसने पलंग पर रख दिया और पिस्तौल तकिए के नीचे। कपड़े तब्दील करके उसने थैला खोल कर देखा। उसमें नोटों की गड्डियां थी। उसके अंदाजे के मुताबिक ये रकम 2 लाख के लगभग रही होगी। उसने रकम दोबारा थैले में डाल दी और दरवाजा खोल दिया। उसके सिर्फ 1 मिनट बाद शायद चाय लेकर अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे ही मरियम भी थी। जाओ, तुम जाकर सो जाओ, शार्क ने शायद के हाथ से कप लेते हुए कहा। शायद कमरे से चला गया। फैसलाबाद चाय लेने गए थे। मरियम ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। एक जरूरी काम था माँ जी, शार्क ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। ये रकम आप संभाल कर रख लीजिए, जब जरूरत पड़ेगी तो आपसे ले लूंगा। उसने पलंग पर पड़ा हुआ थैला उठाकर मरियम की तरफ बढ़ा दिया। मरियम ने थैले में भरे हुए नोटों के बंडल देखे, मगर रकम के बारे में कोई सवाल नहीं किया। शार्क खामोशी से चाय की चुस्कियां लेता रहा। मरियम घरेलू अमूल के बारे में बातें करती रही। शार्क ने कप खाली करके साइड टेबल पर रखा तो मरियम कप उठाते हुए कुर्सी से उठती। अब सो जाओ बेटा, रात बहुत हो चुकी है। जी माँ जी, शार्क ने जवाब दिया। मरियम की जाने के बाद शार्क बिस्तर पर लेटा आज के वाक़े के बारे में सोचने लगा। उसने चांगा के गिरोह की शिकस्त और रेख के सिलसिले में पहला कदम उठा लिया था। शाकर के पेट में गोली लगी थी। पता नहीं वो जिंदा था या मर गया था, लेकिन शाल की इस इकदाम के नतीजे में बहुत से ऐसे वाकयात रूनुमा होने वाले थे जिनके बारे में छांगा या निक्का सोच भी नहीं सकते थे। शाल को यकीन था कि जीरा ने उसे नहीं पहचाना था। उसने डकैती का तासर देने की कोशिश की थी। उस वाक़े से छांगा को यह तासर भी दिया जा सकता था कि यह वारदात निक्के पहलवान के आदमियों ने की थी, क्योंकि वही लोग जानते थे कि जीरा और शाकर एक खतीर रकम लेकर उसके अड्डे से निकल रहे थे। दूसरी तरफ छांगा को यह तासर भी दिया जा सकता था कि यह ड्रामा जीरा ही ने निक्का पहलवान के किसी आदमी के साथ मिलकर रचाया था ताकि वो उस रकम को हजम कर सके। जीरा छांगा का काबिल एतमाद साथी था, मगर किसी की नीयत बदलते तो देर नहीं लगती। इस तरह ना सिर्फ छांगा और निक्का पहलवान के ताल्लुकात बिगड़ सकते थे, बल्कि जीरा पर से छांगा का एतमाद भी उठ सकता था। और शार्क चाहता भी यही था, लेकिन उसके साथ ही उसने मनफी पैरमों को भी नजरअंदाज नहीं किया था। जीरा को इंतकामी कार्रवाई कर सकता था।
शार्क यही सब कुछ सोचते हुए नींद की आगोश में पहुंच गया। उसे सुबह 8 बजे रजिया ने जगाया था। वो चाय का कप लिए पलंग के करीब ही खड़ी थी। मैं आधे घंटे से आपको जगा रही हूँ, मगर आप तो गधे घोड़े सब कुछ बेचकर सोए रहे। दूसरी दफा बनाई है चाय मैंने, रजिया ने चाय का कप मेज पर रखते हुए कहा। रात को तकरीबन 1:30 बजे तू आया था और फिर थका हुआ भी था। शार्क कहते उठकर कमरे से निकल गया। जब वो कुली वगैरह करके बाथरूम से वापस आया तो कमरे में कदम रखते ही चिटक कर रुक गया। रदिया पलंग के करीब खड़ी थी और उसके हाथ में पिस्तौल था, जिसे वो उलट पलट कर देख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात थे। ये क्या है भैया? वो शार्क की तरफ देखकर हकलाई। अरे इसे रख दो, कहीं ट्राइडर ना दब जाए। शार्क ने आगे बढ़कर उसके हाथ से पिस्तौल ले लिया। तुमने ये क्यों उठा लिया था? बिस्तर की चादर दुरुस्त करने लगी थी, वो ये तकिए के नीचे गिर पड़ा था। रदिया ने कहा, मगर आपके पास ये पिस्तौल? बोलती हुई निगाहों से शार्क की तरफ देखने लगी। कोई अनोखी बात नहीं है। शार्क ने पिस्तौल दोबारा तकिए के नीचे रख दिया। मेरा बिजनेस ही ऐसा है, बड़ी बड़ी रकमों का लेन देन रहता है और आजकल के हालात तो तुम जानती हो। ये पिस्तौल मैंने अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ है। शार्क पलंग की पट्टी पर बैठकर चाय की चुस्कियां लेने लगा। रदिया जलन में उसकी तरफ देखती रही, फिर खूंटी पर टंगे उसके कपड़े उतार लिए और जेबों में से रकम और दूसरी चीजें निकालकर तकिए के नीचे रख दी। उनमें चाबियों का गुच्छा भी था। ये चाबियां कैसी हैं? रदिया ने पूछा। दफ्तर की चाबियां हैं, शार्क ने जवाब दिया। मगर आज तुम मेरी जेबों की तलाशी क्यों ले रही हो? तलाशी नहीं ले रही, कपड़े धोने हैं, रदिया ने जवाब दिया और कपड़े लेकर कमरे से बाहर चली गई। शार्क खामोशी से बैठा चाय पीता रहा। 9:30 बजे शार्क नाश्ता कर रहा था कि शायद आ गया। वो सब्जी गोश्त वगैरह लेने के लिए बागबानपुरा बाजार गया था। उसने आते ही वो खबर सुनाई जो शार्क सुनना चाहता था। रात को बाजार में फायरिंग हुई थी, शायद ने कहा। हीरोइन बेचने वालों की 2 पार्टियां आपस में टकरा गई थी। एक आदमी मारा गया और 2 को बाद में पुलिस पकड़ कर ले गई। निक्का पहलवान पुलिस के हाथ नहीं आया, वही फसाद की जड़ है। उसका बहुत बड़ा अड्डा है हीरोइन का। ऐसे लोग नहीं पकड़े जाते, शार्क ने कहा। मगर और मारे तुद के कारिंदे जाते हैं और वो खुद महफूज रहते हैं। यही तो असल लोग होते हैं, पकड़े क्यों नहीं जाते? शाहिद ने कहा। अगर ये असल लोग पकड़े जाएं तो पुलिस का धंधा कैसे चलेगा? शार्क ने जवाब दिया। हाँ ये भी ठीक है, शाहिद बोला। यही लोग तो पुलिस की कमाई का जरिया हैं। अगर पुलिस उन्हीं को पकड़ कर ले जाए तो उनका धंधा कैसे चलेगा? लेकिन शार्क भाई, पुलिस को कोई नहीं पकड़ सकता। ये जो बादशाह लोग हैं, इन पर भला कौन हाथ डाल सकता है? शार्क ने कहा। ए शायद, तुम क्या बातें ले बैठे हो? चलो अपना काम करो, जाओ यहाँ से। जब देखो फजूल बातें करता रहता है। रदिया ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। अम्मा कहाँ है रदिया? शार्क ने पूछा। पड़ोसियों की यहाँ गई हुई हैं, रदिया ने जवाब दिया। शार्क खामोश रहा। नाश्ते के बाद भी वो देर तक रदिया से बातें करता रहा। इसी दौरान मरियम भी आ गई। दोपहर का खाना खाने के बाद शार्क घर से निकल गया। जब वो मजीन चापे के अड्डे पर पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। सिर्फ एक आदमी मौजूद था जो एक घोड़े की मालिश कर रहा था। वो बग़ैर तांगा चलाता था, मगर छांगे का ही आदमी था। वो शार्क को देखते ही बोला, शार्क बाऊ, रफू चक्कर हो जाओ यहाँ से। क्या बात है, छांगा कहाँ है? शार्क ने पूछा। छांगा लक्ष्मी वाले अड्डे पर है, बाकी आदमी भी इधर उधर हो गए हैं। आधी रात के बाद से सुबह 11 बजे तक पुलिस 2 मरतबा यहाँ छापा मार चुकी है, उस शख्स ने कहा। क्यों, मामला क्या है? शार्क ने सवारिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम्हें नहीं पता? उस शख्स ने शार्क को घूरा। नहीं। शार्क ने नफी में सर हिलाया। कल रात जीरा और शाकर निक्का पहलवान को माल देने गए थे। वो रकम लेकर निक्के पहलवान के तबीले से बाहर निकले थे कि किसी ने उन पर हमला करके रकम छीन ली। उनमें मुकाबला भी हुआ था। शाकर उस आदमी के हाथ से मारा गया था। जीरा और निक्के पहलवान का एक आदमी पुलिस के हाथ लग गया है। जीरे को तो सारे जमाने की पुलिस जानती है। उनको पता है कि वो छांगे खा रही हैं। सुबह 4 बजे पुलिस ने यहाँ छापा मारा था और छांगे को पहले ही पता चल गया था। वो तो रफू चक्कर हो गया। 11 बजे पुलिस ने फिर छापा मारा था। क्या ऐसा कोई जीदार हो सकता है जो छांगा के आदमी से रकम छीन ले? शार्क ने पूछा। छांगे को शक है कि ये हरकत निक्के पहलवान के आदमियों ने की होगी। उस वाक़े के बाद से वो खुद भी गायब है, मगर छांगा उसे छोड़ेगा नहीं, उस शख्स ने कहा। शार्क दिल में मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। ये भी हो सकता है कि जीरे ही ने बाहर के किसी आदमी के साथ मिलकर ये प्रोग्राम बनाया हो। ये दौलत बहुत बुरी चीज है, शार्क बोला। नहीं बहू शार्क, कोचवान ने नफी में सर हिला दिया। जीरा ऐसा नहीं हो सकता। वो तो बचपन ही से छांगे के पास है। तुम्हारे आने से पहले छांगे का तो सारा हिसाब किताब उसी के पास था। हो सकता है मेरी वजह से उसके दिल में कोई बात आ गई हो, शार्क ने कहा। तुम्हारी या किसी और की वजह से जीरे के दिल में कोई बात आ तो सकती है, मगर वैसी हरकत कभी नहीं कर सकता, कोचवान ने कहा।